हेलो नमस्कार, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट पढ़ लिया है। और जो भी हमने वीडियो लेक्चर किए हैं उनके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज का जो आपका लेक्चर होगा इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा 2.0 से। और जितने भी हमारे पीडीएफ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये जो सीरीज है यूट्यूब के ऊपर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं किसी प्रकार का। तो हमारा आज का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर, यानी कि जहां से शुरुआत होती वहां से। हमने पीछे पढ़ा था प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हमने मध्यकालीन और प्राचीन भारत के बीच का एक छोटा सा दौर पढ़ा था कि जो हमारा भारत का मैप है, जैसे कि आप देख पाओगे यहां से कि एक मिनट के लिए कहां से आते हैं भाई वो, जहां से हम भारत का मैप दिखाते हैं हम आपको, ये वाला मैप। तो यहाँ पे कन्नौज है एक जगह, दिल्ली, ये दिल्ली है। तो यहां से करके कोई कन्नौज जगह है, कन्नौज, कन्नौज एक जगह है। और यहाँ पे जिसका शासन हो जाता है कन्नौज पे, माना जाता है कि वो भारत का शासक है, संपूर्ण भारत का शासक है। तो हर्ष की मृत्यु हो जाती है जब राजा हर्ष की मृत्यु के बाद कोई विशाल शक्ति नहीं होती है, कोई विशाल राजा नहीं होता है। तीन क्षेत्रीय शक्तियां यहाँ पे लड़ाइयां लड़ती हैं। गुर्जर प्रतिहार इधर से, राष्ट्रकूट दक्षिण से, और उधर से पाल वंश के शासक, और तीनों यहाँ पे कन्नौज पे शासन करने को बेताब रहते हैं। जो कन्नौज पे शासन करेगा वो संपूर्ण भारत पे शासन करेगा, यानी कि जो दिल्ली पे शासन करेगा वो पूरे भारत पे शासन करेगा। तो यानी कि उस समय का ये दिल्ली हुआ करता था, और कन्नौज से पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो कन्नौज पे शासन कमजोर हो गया। तो अब जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके बाद पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, वो तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर बेस कमजोर है तो आपको पीछे का अध्याय देखना चाहिए। अगर आपको पीछे सारी क्लासेज आपने देखी हैं तो आज की कहानी आप अच्छे से समझ भी जाओगे। तो तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं और आपस में कोई ज्यादा निष्कर्ष निकलता नहीं है, तो तीनों का पतन ही हो जाता है आपस में। अब स्थिति ऐसी होती है, कोई बड़ा राजा नहीं है, तो छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित है अपना देश। तो अब छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित है, तो बाहर की शक्तियां यहां पे शासन करने के लिए आएंगी। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर बाहर की शक्तियां यहां पे युद्ध करती हैं, लड़ाइयां लड़ती हैं, और यहां पे अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। तो बहुत पहले ही 7वीं सदी से यहां से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 8वीं शताब्दी में, यानी कि 712 ईस्वी में, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का जो शासन है वो सबसे पहला शासन माना जाता है। और अरबों का ये पहला शासन। इससे पहले भी अरब यहाँ पे छोटे वगैरह क्षेत्र पे, बलूचिस्तान पे है और मकरान पे अपना क्षेत्र, अपना आधिपत्य जमा चुके थे। लेकिन ये 712 का जो समय है, 712 ईस्वी, ये मुख्यतः माना जाता है कि यहाँ पे इन्होंने पहली बार स्थापना की थी अपने साम्राज्य की। तो हम पढ़ते हैं, आज का लेक्चर करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू। तो कहां से अपना देखते हैं, ये अपना लेक्चर था, और यहां से हम देखते हैं अपने लेक्चर की प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जो भी है शासक कोई बड़ा मजबूत नहीं है। और यहां भी जो सिंध का शासक है वो दाहिर है। क्या नाम है? दाहिर है। और दाहिर भी कोई फेमस शासक नहीं, कोई बड़ा शासक नहीं है। तो ये भी अपनी बड़ी सेना नहीं रखता है। और वहां आपको पता है कन्नौज में भी किसी का शासन नहीं था। उनके बाद गढ़वालों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, और बाद में छोटी छोटी शक्तियां बिखर गया था देश, यानी कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो बाहरी आक्रमण को सहन कर सके, उनको वहां से भगा सके। तो ऐसी परिस्थिति में देखते हैं हम क्या होता है। भारतीय क्षेत्रों पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में है, जो कि सफल माना जाता है अरबों का। इससे पहले भी यहाँ पे आक्रमण हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर यह स्थल मार्ग हो गया था। इन स्थल मार्ग से यहाँ पे आक्रमण किया था इन्होंने 712 में, और ये सफल आक्रमण माना जाता है। 711 में भी हुआ था, उससे पहले भी 600 कुछ में वगैरह करके हुए थे, लेकिन कोई सफल आक्रमण नहीं था। ये पहला सफल आक्रमण माना जाता है। अब मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था बसरा के गवर्नर थे, जिनका नाम था अल हजाज, और इनके अल हजाज के ये सेनापति थे। इस समय सिंध पर शासक थे। सिंध का जो शासक था वो दाहिर था, और दाहिर कोई प्रसिद्ध शासक नहीं था। इनके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, बड़े राजा नहीं थे ये। इन्हीं की कमजोरी का फायदा उठा के इन्होंने अपनी आधिपत्य जमा लिया, यानी कि इन पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इससे पूर्व अरब जो लोग हैं उन्होंने मकरान पर, बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया था। इनसे पहले भी कर चुके थे ये अधिकार।
भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी, आपको पता है, कोई छोटे छोटे साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे और उत्तर भारत में कोई केंद्रीय राजनीतिक शक्ति भी नहीं थी, कोई बड़ा राजनेता भी नहीं था, यानी कि इनको यहां से भगा सके। इसके बाद अरबों ने मीर कासिम के नेतृत्व में 713 में, यानी कि एक साल बाद 713 में फिर आक्रमण कर लिया मुल्तान पर, और मुल्तान पर इन्होंने मुल्तान पर कब्जा कर लिया, मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को जीत लेते हैं तो यहां से काफी मात्रा में सोना मिलता है, तो इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। तो मुल्तान को क्या बोला जाता है? स्वर्ण नगरी। कौन? ये अरब निवासी मुल्तान को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में इनको सोने की उपलब्धि हो जाती है, सोना मिलता है इनको। वहां से अपार सोना प्राप्त होने के कारण मुल्तान को अरबों ने स्वर्ण नगरी कहा। तो ज्यादा सोना मिलेगा तो इनकी नजर में तो ये स्वर्ण नगरी है। भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, जजिया कर। तो जजिया कर क्या होता है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। जजिया कर ये भारत में कई बार लगाया जाएगा, कई बार हटाया जाएगा। तो जजिया कर के बारे में जानना आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। वह कर यानी कि मुस्लिम राज्य में आप देख लेना क्या होता है। मुस्लिम, थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा आराम से लिखता हूं। मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया कर, ये ध्यान रखना क्या होता है। जो लोग मुस्लिम साम्राज्य में रहते हैं और वो मुस्लिम नहीं है, तो उनकी संपत्ति पर एक कर लगाया जाता था, जिसको बोला जाता था जजिया कर। अगर आप यहां रहते हो तो आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, नहीं तो आपकी संपत्ति पर हमारा कब्जा हो जाएगा। अगर आप अपनी संपत्ति अपनी ही रखनी चाहते हो तो आप हमें कर देते रहो, जजिया कर देते रहो। तो ये था जजिया कर। क्या था? जजिया कर ये था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सिंध विजय का प्रभाव क्या हुआ फिर भारत पर? सिंध विजय का प्रभाव क्या होता है? अरब लोग भारतीय दर्शन जो सिंध पर आए, तो अरब लोगों ने देखा, भारतीय दर्शन को समझा, ज्योतिष को समझा, गणित को समझा, खगोल विज्ञान को, औषधि को समझा कि यहाँ की क्या क्या परिस्थिति है, यहाँ की खगोल, यहाँ की जो नॉलेज थी उसके बारे में समझा। और यहाँ के कुछ ग्रंथ थे उनको भी अरबी भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट करवाया, यानी कि अरबी भाषा में इनको अनुवाद करवाया, ट्रांसलेट करवाया इन्होंने कि अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अब समझने के लिए अरबी भाषा में इन्होंने इन ग्रंथों को ट्रांसलेट करवा लिया अरबी भाषा में, ताकि समझ के, किनको? दर्शन को समझ के, ये दर्शन शास्त्र को समझ के, ज्योतिष को समझ के, गणित को समझ के, खगोल विज्ञान को समझ के, औषधि को समझ के। तो इसलिए इन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ समझा और इनका ट्रांसलेट करवाया। और ये तो इनको फायदा हुआ या ये तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो भारतीयों के ऊपर, जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इनके ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि यहाँ पे एक नए धर्म इस्लाम की स्थापना हो जाती है, इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है और इस्लाम की स्थापना हो जाती है। इससे पहले यहाँ पे इस्लाम की स्थापना नहीं थी। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ के लोगों पर एक नए धर्म का, इस्लाम का प्रसार होता है और नया धर्म यहाँ पे स्थापित हो जाता है। इससे पहले इस्लाम नहीं था। और उनके लिए क्या हुआ कि उनको खगोल के बारे में, ज्योतिष के बारे में, गणित के बारे में, इसके चिकित्सा के बारे में, औषधि के बारे में इनको जानकारी मिलती है। ये इस आक्रमण का ये प्रभाव पड़ता है दोनों साइड में। फिर आता है कि इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी आते हैं, जो कि कई बार यहाँ पे आक्रमण करते हैं, 17 बार आक्रमण करते हैं। मोहम्मद गजनी काफी बार आक्रमण करते हैं, आपको पता है। और लेकिन वो आते हैं, वो लूट खसोट के मकसद से आते हैं। उनका कोई ऐसा मतलब नहीं बताया जाता कि वो यहाँ पे सत्ता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनके जो दरबारी हैं वो कहना चाह रहे थे कि इनका काम था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना ही था, जिहाद को बढ़ावा देना था। लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया प्रॉपर, अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं है। तुर्क मुसलमान कौन थे? यहीं से स्टार्ट होती है गजनवी की। तो यहाँ से गजनी से पढ़ने से पहले उनका थोड़ा बेस हम देख लेते हैं।
तुर्क मुसलमान कौन थे? ये चीन की उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाली एक जाति थी, जो लड़ाकू तरीके की जाति थी, जो लड़ाइयां लड़ती रहती थी, और यहीं के लोग थे। ये एक इस्लाम के संपर्क में आते हैं और इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगते हैं कि ये पूरे क्षेत्र में, यानी कि जितने भी देश हैं, यानी कि हम हर जगह इस्लाम को बढ़ावा देंगे। इस्लाम को बढ़ावा देने की ये कोशिश करते हैं। तुर्क क्या है? उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद ये इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और कालांतर में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और इनका उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य हो जाता है। इसी पर्पज से एक कैंडिडेट होते हैं अलप्तगिन। अलप्तगिन अलप्तगिन है एक गवर्नर है। किसके गवर्नर हैं? अलप्तगिन बुखारा के सामंती वंश के शासक अब्दुल मलिक हैं। इनके ये दास हैं, यानी कि ये पहले तो इनके गुलाम हैं, दास हैं, लेकिन इनकी योग्यता को देखकर ये इनको गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। बाद में उसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में इनको उसे खुरासान का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अलप्तगिन के बाद समय आता है सुबुक्तगिन का। अलप्तगिन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगिन का समय आता है। अलप्तगिन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठते हैं, और जब सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठते हैं तो फिर क्या है, 961 में अब्दुल मलिक के देहांत। इनके बाद क्या है? अब्दुल मलिक के बाद कौन बैठे थे? अलप्तगिन। और अलप्तगिन के बाद कौन बैठे थे? सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन। और इन्होंने अलप्तगिन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। अलप्तगिन के बाद कौन बैठे थे? सुबुक्तगिन बैठे थे। फिर समय आता सुबुक्तगिन का। अब सुबुक्तगिन कौन है? ठीक है, सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ते हैं। सुबुक्तगिन प्रारंभ में अलप्तगिन का एक गुलाम था। इनका एक गुलाम था। वो बात अलग है कि यहाँ आपने आप इतिहास में कई बार पढ़ेंगे आप, मध्यकालीन भारत में कोई गुलाम है, कोई उनका भतीजा है, बाद में उनके दामाद हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होते हैं। तो कई बार गुलाम है वो दामाद में चेंज हो जाएंगे। तो सुबुक्तगिन प्रारंभ में अलप्तगिन का गुलाम था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा या सम्मानित किया। अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। किसने? अलप्तगिन ने। किसको? सुबुक्तगिन को। सुबुक्तगिन एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। सुबुक्तगिन ने क्या किया? अपनी शक्ति को बढ़ाया, साथ ही राज्य का विस्तार भी शुरू कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाई और क्षेत्र विस्तार पे इन्होंने काफी ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया? राज्य का विस्तार भी इन्होंने काफी किया। सुबुक्तगिन ही वह प्रथम तुर्क था जिसने हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित किया। अब जयपाल था, जयपाल ने सोचा कि यहाँ के जो अजमेर के शासक हैं, मेवाड़ के, यहाँ तो ये सोचते हैं कि जो बाहरी शक्तियां आती हैं इनको वहीं से हम भगा दें। ये यहाँ से इनके साथ युद्ध करने चले जाते हैं, लेकिन ये जयपाल इनसे हार जाते हैं। क्या हो जाता है? हार जाते हैं। जयपाल इनसे हार जाते हैं। सुबुक्तगिन के देहांत के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। सुबुक्तगिन के बाद उसका पुत्र है वो उत्तराधिकारी बना, और वही है मोहम्मद गजनवी या गजनी। ये 998 से 1030 तक शासन किया इन्होंने, और 1001 से लेकर 1027 तक लगभग 17 बार, यानी कि लगभग नहीं 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है गजनी ने। तो अब समय होता है गजनी का प्रारंभ है। सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका पुत्र है गजनी, वो शासन करता है। तो इसके बाद किसका समय आया? मोहम्मद गजनी का। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना। राज्यारोहण के समय उसकी आयु 27 वर्ष थी, और 27 वर्ष के ये थे, और 30 और 2 32 साल इन्होंने शासन किया। करीब करीब 59-60 उम्र की साल में ये चलते रहे। राज्यारोहण के समय उनकी आयु 27 साल थी। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत में काफी सोना, कुछ ज्यादा ही धनी देश था भारत। तो इसका मकसद था भारत को लूटना, और ऐसा भी कहा जाता है इसका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, जिहाद को बढ़ावा देना भी था। महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा सीमावर्ती
क्षेत्रों में दुर्ग और किलों को जीत लिया, यानी कि जो आपके इधर के साइड के थे, उत्तर पश्चिम साइड के थे, इन किलों को, क्षेत्रों को ये जीतते रहे और ऐसे जीतते जीतते ये भारत के मध्य तक पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये एक बार सोमनाथ मंदिर को भी जीत लेते हैं 1025 में। 1021 में हिंदुशाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। अब जयपाल क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये तो फिर अब वो बाप गया तो बेटा गया, तो यहाँ पे फिर इनसे लड़ाई हो जाती है, जयपाल को पराजित कर दिया जाता है और जयपाल को बंदी बना लिया जाता है। तो जयपाल क्या करता है, कुछ धन दौलत देके के अपने आप को वहां से रिहा करवा लेते हैं कि भाई इनके बंधन में तो मैं नहीं रह सकता। क्या करते हैं, जयपाल को छोड़ दिया जाता है और जयपाल यानी कि धन दौलत देके अपने आप को आजाद करवा लेते हैं। लेकिन जयपाल इतनी मतलब अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पुत्र को शासन दे देते हैं, शासक बना देते हैं और खुद ये आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये क्या होता है, उस परिस्थिति से अपमानित होते हैं जयपाल, और जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंप दिया और खुद आत्महत्या कर ली। अब 1000 के बाद यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे 1000 यानी कि 17 आक्रमण नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण आक्रमण हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1001 में जयपाल के साथ हुआ था, जयपाल जिसमें पराजित हो जाता है, आनंदपाल बनता है और जयपाल सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। फिर एक आक्रमण होता है 1006 ईस्वी में, महमूद का यह महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में भेरा के निकट जयपाल के पुत्र जो आनंदपाल, क्योंकि जयपाल ने तो आत्महत्या कर ली थी, आनंदपाल को पराजित किया और मुल्तान पर विजय कर ली। अब आनंदपाल फिर क्या करता है कि ये फिर आ गया, ये फिर से यहाँ पे लड़ाई करना चाहता है, लेकिन यहाँ से फिर पराजित हो जाता है, आनंदपाल भी इससे पराजित हो जाता है। इसके बाद 1008 में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया, फिर एक बार मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य के अधीन उसको कर लिया मुल्तान को, इस बार कंप्लीट से। 1009 में हिंदुशाही राजा आनंदपाल ने बहंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ, दोनों का, आनंदपाल और इसका गजनी का, परंतु आनंदपाल क्या हो इसमें पराजित हो गया और सिंध से नगरकोट तक और सिंध से लेकर नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, महमूद गजनी का ही आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 1014 में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर और कन्नौज के बारे में हम पढ़ चुके थे राजा हर्ष के समय में, पुष्यभूति वंश के दौरान या वर्धन वंश के दौरान। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाएं वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पीछे के और अब के और आगे आने वाले सारे के सारे आप लेक्चर लिखें, पीडीएफ आप ले सकते हैं, नोट डाउन करें आप। थानेश्वर पर भी हमला कर दिया। दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने की कोशिश की, परंतु विफल रहे। अब जो छोटे छोटे शासक हैं वो क्या करते हैं, मिलकर कोशिश करते हैं क्यों ना इसको हरा दिया जाए, इनको रोका जाए और इनको वापस खदेड़ दिया जाए, लेकिन सभी मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन सभी की कोशिश क्या है, विफल हो जाती है। 1015 में ये कश्मीर की तरफ चलते हैं, कश्मीर पे शासन के लिए, लेकिन उसमें कश्मीर में लोहार वंश की शासिका है जिनका नाम है रानी दीदा। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, प्राचीन भारत में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, रानी दीदा। इनके साथ युद्ध हो जाता है जिसमें गजनी पराजित हो जाता है। ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि गजनी की ये पहली पराजय है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गजनी की ये पहली पराजय है। लेकिन ये पराजय लड़ाई की नहीं, ये पराजय शायद प्रतिकूल मौसम के कारण माना जाता है, क्योंकि वहां का मौसम गजनी के लिए अनुकूल नहीं था, ये लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए यहाँ से हार जाते हैं। हारने का मतलब अपनी सेना को वापस ले आते हैं, भाई नहीं अपने अकॉर्डिंग नहीं ये जगह, हम दूसरी जगह चलते हैं। तो यहाँ ये पहली बार इनकी संभावित हार है। 1018 में महमूद ने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया, वहां गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे शासन चलता है गुर्जर प्रतिहार का, राष्ट्रकूटों का और पाल शासकों का, तीनों की लड़ाइयां चलती रहती थी, जिसको बोलते थे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसका हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही हुआ था। मार्ग में क्या हुआ, ये राज्यपाल इनके साथ लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में भी की थोड़ी कहानी पढ़ लेते, सुन लेते हैं। मार्ग में बैरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ जो राजा था हरदत्त, ये मार्ग में ये पढ़ते हैं, ये चाहते तो लड़ाई लड़ सकते थे, इनको पता चल गया था कि हम लड़ाई लड़के भी नुकसान ही में ही जाएंगे, तो इन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। तथा मथुरा का शासक कुलचंद युद्ध भूमि में ही मारा गया। मथुरा का जो शासक था कुलचंद, वो युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए। महमूद ने मथुरा
तथा निकटवर्ती क्षेत्रों पर लगभग 1000 मंदिरों में लूटपाट की और उनको नष्ट कर दिया। 1000 मंदिरों में लूटपाट की और उनको नष्ट कर दिया। और मूर्तियों को भी इन्होंने कई बार तोड़ा है। इनको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है, मूर्ति भंजक भी इनको बोला जाता है। 1019 में महमूद गजनी ने इंदुशाही राजा त्रिलोचनपाल को परास्त कर दिया। त्रिलोचनपाल को 1019 में इन्होंने पराजित कर दिया। 1020-21 में महमूद ने बुंदेलखंड, मध्य भारत में बुंदेलखंड, बघेलखंड आप पढ़ेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे जब हम भूगोल पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के साथ एक भाग को पराजित किया। विद्याधर साहस छोड़कर भाग गए। विद्याधर की सेना के साथ 2020-21 में, अरे 2000 नहीं, 1020-21 में लड़ाइयां होती हैं और विद्याधर यहां से रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं, रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं। 1021-22 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज के साथ संधि की, यानी संधि के लिए वो विवश हो गए एवं कालिंजर के किले का घेरा डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। कालिंजर के किले का घेरा डाल दिया लेकिन ये गजनी किले को जीत नहीं पाए। तत्पश्चात विद्याधर के साथ महमूद ने संधि कर ली और विद्याधर को 15 किले उपहार स्वरूप दे दिए। उपहार स्वरूप 15 किले विद्याधर को दे दिए। विद्याधर कौन थे? जो रण क्षेत्र को छोड़ के भाग गए थे। ये 1025-26 में भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान सोमनाथ मंदिर गुजरात का था। यहाँ पे शासक था भीम प्रथम। शासक कौन था? भीम प्रथम। यहां से जो पॉइंट बनता है ना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि भारत पर सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया या मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025-26 में। यहाँ का शासक कौन था? भीमनाथ प्रथम। जब भीमनाथ प्रथम है, जब एक समय गौरी आते हैं तो भीमनाथ द्वितीय भी होते हैं, लेकिन गौरी को भीमनाथ द्वितीय हरा भी देते हैं। आगे चल के हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भीमनाथ प्रथम है। और इस आक्रमण के दौरान कहा जाता है कि ब्राह्मण और कुल अलग अलग तरह के 50,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पूरे मंदिर को लूट लिया जाता है, मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। और मंदिर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पिछले अध्याय में, वहां से आप देख सकते हैं। और जब ये वापस लौटते हैं तो जाट इनकी कुछ संपत्ति को लूट लेते हैं। और लास्ट का जो 1027 का आक्रमण होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ये क्या है? उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में करीब 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अंकुत संपत्ति को लेकर, इसके पास जितना भी धन दौलत इस मंदिर में था सब कुछ लेके सिंध यानी रेगिस्तान के रास्ते वापस लौट गए, वापस चले गए। 1027 में महमूद ने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया, जिन्हें पराजित किया। क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद को पश्चिम उत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। जाटों ने इसका लूटा हुआ धन ही लूट लिया था, कुछ धन जाटों ने इसका लूट लिया था, इसलिए वापस फिर ये लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 30 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। ये लाइन शायद डबल टाइप हो गई ना। तो हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको क्या बोला जाता है? मूर्ति भंजक भी इनको बोला जाता है। तो हिंदू धर्म की मूर्ति तोड़ने के कारण को क्या बोला जाता है? मृत्यु भंजक बोला जाता है। महमूद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के, महमूद ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और चांदी के जो सिक्के जारी किए थे उनमें कुछ खास बातें भी थी। और खास बातें क्या थी? दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखांकित थे। एक भाषा में अरबी भाषा थी, एक तरफ अरबी भाषा, एक तरफ संस्कृत भाषा थी। इसने जो सिक्के चांदी के जारी किए थे महमूद गजनी ने, एक तरफ अरबी भाषा थी और एक तरफ संस्कृत भाषा थी जो चांदी के सिक्के जारी किए थे। और जो गौरी ने सिक्के जारी किए थे उन पे एक तरफ कलमा था और एक तरफ लक्ष्मी की फोटो थी जो गौरी ने जारी किए थे उनमें। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी आदि विद्वान थे। इसी के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। शाहनामा किसकी कृति है, किसकी रचना है? फिरदौसी की। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आए
जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी किताब उल हिंद, तत्कालीन इतिहास जानने का अच्छा स्रोत है। अल-बरूनी थे जो भारत आए थे गजनी के शासन में, गजनी के साथ, और इन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और उस समय हिंदुस्तान की स्थिति के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी अगर आप किताब उल हिंद पढ़ते हैं तब। तो इसमें इतिहास का इसको एक अच्छा खासा स्रोत माना जाता है। फिर आते हैं इनके बाद, क्योंकि इनकी तो हो जाते हैं मृत्यु गजनी की, तो गजनी के बाद का जो समय आता है मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, गोरी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे शासक होते हैं गोरी। तो गोरी के बारे में हम देखते हैं छोटे छोटे पॉइंट से लेके, और ये यहाँ पे एक गोरी ऐसे व्यक्ति यानी इस्लाम धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, फिर यहाँ पे जो उनके बाद आते हैं मुगल काल, और यानी कि जो गोरी स्थापना करते हैं, गोरी से लेकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तब तक लेकर इसके बीच का जो शासन होता है भारत पे, वो सभी का सभी मुस्लिम वंशों का शासक होता है, वो शासक होते हैं, मुस्लिमों का शासन यहाँ पे रहता है। तो देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। ये कहां से आ गया भाई, गेट खोले एक बार। तो 1 मिनट। भाई ये कहां से घुस गया। ततैया बोलते हैं इसको। पहले तो नहीं था भाई, अंदर कहीं छुपा बैठा था क्या ये। चलो मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गजनी और हेरात के मध्य, गजनी और हेरात के मध्य का जो क्षेत्र है, वहां के बीच का एक क्षेत्र था, छोटा सा क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था गोर। गजनी और हेरात के मध्य एक पहाड़ी क्षेत्र है छोटा सा, जिसका नाम था गोर क्षेत्र, गोर साम्राज्य। छोटा सा क्षेत्र है, राज्य है गोर, जिसके निवासी महायानी बौद्ध थे। जिसके जो निवासी थे वो महायानी बौद्ध, बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म का पूरा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बौद्ध के महायानी लोग यहाँ थे। महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र का इस्लामीकरण किया था। किसने? गजनी ने। इससे पहले ये बौद्ध धर्म के कैंडिडेट थे। 1177 में महमूद गोरी गौर प्रदेश का शासक बन गया। महमूद गोरी 1173 में गौर प्रदेश का शासक बन गया। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछा जाता, फिर भी चलो लिख लेते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक होने के नाते पंजाब को अपने राज्य का हिस्सा मानता था। मोहम्मद गोरी मानता था कि पंजाब क्षेत्र मेरे राज्य के अंदर आता है, मैं गौर का शासक हूं तो पंजाब भी मेरा ही है, ऐसा वो मानता था। इस समय पंजाब का शासन गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक के अधीन था। पंजाब जो है वो भारत का सिंह दवार कहा जाता था। भारत का सिंह दवार किसे कहते थे? पंजाब को। पंजाब को क्या बोला जाता था? भारत का सिंह दवार। भारत का सिंह दवार किसको बोला जाता था? पंजाब को। तो भारत का सिंह द्वार किसे बोला जाता? पंजाब को। अतः इस पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया था। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से उसने 1175 से लेके 1205, यानी कि 1175 से लेके 1205, 20 साल के मध्य गोरी ने कई बार आक्रमण किए। और इसी के साथ जो एक बहुत चर्चित कहानी होती है संयोगिता और किसकी चंद्रगुप्त, अरे वो क्या नाम था उनका, अरे जो अपने अजमेर के शासक हुए हैं, क्या नाम था भाई उनका? नाम और भूल गया यार। चौहान। कई बार गलतियां हो जाती हैं। चौहान, पृथ्वीराज तृतीय अथवा चौहान। तो ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे 1175 में मध्य गोरी, और यहाँ पे कई बार आक्रमण किए। गोरी ने कुल मिला के इस क्षेत्र पे शासन किया है। गोरी कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्र को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे देखते हैं मोहम्मद गोरी ने इतने क्षेत्र पे शासन किया है। ये गोरी का शासन है, ज्यादा तो नहीं गए इधर। ये गोरी का भारत था उस समय का।
मोहम्मद गोरी के आक्रमण। 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। सबसे पहले कहां पे किया? मुल्तान पर। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहां का अधिकार कर लिया। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करके वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1178 पे मुल्तान से आगे बढ़ते उसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की। परंतु अब होता है एक मजेदार किस्सा। ये क्या करते हैं, इनको पता है कि तुम्हारे पूर्वज गए थे और वहां पे पीट के उनका मंदिर ध्वस्त करके सब कुछ लूट के लेके आ गए, लेकिन वहां भीम प्रथम था उस समय। अब भीम द्वितीय बैठे, ये पहले से गुस्से में बैठे हैं कि अब की बार आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। तो यहाँ भीम द्वितीय हैं शासक, और भीम द्वितीय इनको हरा देते हैं, और ये वापस भाग जाते हैं यहाँ से मोहम्मद गोरी। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। और चौहान इनको कई बार 17 बार हराते हैं। चौहान इनको, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इनको 17 बार हराते हैं। यह भारत पर मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। 1179 में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 2 वर्ष बाद उसने लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया। खुसरो मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। जो वहां पे पहले मुसलमान थे खुसरो, उन्होंने कुछ बहुमूल्य भेंट देकर इनसे अपना पीछा छुड़वा, भाई मुझे छोड़ो। लेकिन गोरी के समझ में आ गया कि अगर भारत में शासन करना है तो उस रास्ते से तो नहीं जा सकते, गुजरात के रास्ते से तो हम नहीं जा सकते, पेशावर के रास्ते से चलो, क्योंकि वहां बैठा भीम द्वितीय। तो यहां से कुछ ऐसा होता है। 1185 में गोरी ने सियालकोट को जीत लिया और वापिस चला गया। सियालकोट को जीत लिया और वापिस चला गया। 1186 में उसने पुनः लाहौर को जीत लिया और वहां के शासक खुसरो को बंदी बना लिया। अब पहली बार तो खुसरो ने कुछ भेंट देकर अपना पीछा छुड़वा लिया था, इस बार गोरी ने इनको बंदी बना लिया। 1189 में लाहौर को केंद्र बनाकर मोहम्मद गोरी ने बठिंडा के दुर्ग को कब्जा कर लिया, जीत लिया। अब यहां से जो लड़ाई शुरू होती है, 1189 में लाहौर को केंद्र बनाकर मोहम्मद गोरी ने बठिंडा के दुर्ग को जीत लिया, जो तराई क्षेत्र में पड़ता था। और यहां पे अधिकार करने पर ही चौहान जो है वंश है, उनको यहां से गुस्सा आता कि यार ये हमारा क्षेत्र है, तुम यहां पे शासन करने क्यों आए हो। और यहीं से इनकी जो दुष्टता यानी कि जो द्वंद्व है, लड़ाई शुरू होती है। इस समय बठिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। बठिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुआ और यहीं से तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट पार्टी यहीं से बनते हैं, ये बठिंडा के युद्ध पे लेकर। और कुछ उसमें कह देते हैं, आग में घी डालने की काम वो कर देते हैं, कौन? जयचंद कर देते हैं। तो आगे की परिस्थिति में हम देखेंगे। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं, पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज तृतीय भी इनको बोला जाता है। पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय। आगे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 1191 में तराइन के युद्ध में ये गोरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करते हैं और इसमें हार जाते हैं। मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी पराजय है, हार है। 1192 में मोहम्मद गोरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आते हैं और तराइन की इस दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इस विजय के उपरांत दिल्ली का साम्राज्य इनके अधीन हो गया। अब पृथ्वीराज रासो में अलग कुछ बताया गया है और इतिहास में कुछ अलग बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि गोरी इसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं और इनकी आंखें फोड़ देते हैं और पृथ्वीराज चौहान को मतलब पृथ्वीराज चौहान में एक कला है कि ये यानी कि शब्द भेदी बाण छोड़ सकते हैं, यानी कि शब्द जहां से आवाज आई वहां पे भी बिना देखे भी बाण छोड़ सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। बाकी इतिहास के पन्नों में कुछ अलग है और उनमें कुछ अलग है। एग्जाम करेक्ट करना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। आगे चल के हम कुछ कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन कहानियों से कुछ नहीं आता, छोड़ के मजा आता है, बस एग्जाम में कुछ नहीं आता है। तो ये 1192 में अधिकार कर लेते हैं। तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी ये पराजित कर देते हैं। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस तक इनका आधिपत्य हो जाता है, शासन हो जाता है। अब चौहान भी नहीं रहे और अब ये जयचंद भी नहीं रहे, तो ये बनारस तक पहुंच जाते हैं। 1205 में ये गोरी फिर लौट आते हैं एक बार, तब ये चले जाते हैं।
1205 में गोरी फिर आते हैं और ये अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध होता है। ये पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध होता है। 1206 में मोहम्मद गोरी भारत से वापस जा रहे होते हैं, तब इन पर हमला, कुछ लड़ाकों ने हमला कर दिया और इनको वहीं पे मार दिया। वहां पे गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी भारत से जब वापस आते हैं तो सिंध नदी के पास दैमक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में ये गोरी मारा गया। गोरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उनके 3 गुलाम थे, यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों ने संभाला और लास्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये ममलूक वंश के हैं, ममलूक वंश के हैं और ये यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, तीनों के बीच में विवाद भी रहता है। इनके बाद इल्तुतमिश भी आते हैं। आगे की कहानी अलग है, लेकिन आज के विषय में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो इसके बाद मोहम्मद गोरी का मूल्यांकन देखते हैं। मोहम्मद गोरी से हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला मोहम्मद गोरी के आक्रमण से, तो ये देखते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण से हमें क्या क्या मिला है, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा। मोहम्मद गोरी अपने पूर्ववर्ती गजनवी की भांति, जो मोहम्मद गजनी थे उनकी भांति एक महान सेनापति नहीं थे, इसलिए बार बार हार गए थे। कई बार हारे हैं, मूल रूप से 2 बार हारे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजाओं ने से कई बार पराजय किया है, उनसे उनको हार झेलनी पड़ी। हालांकि मोहम्मद गोरी राजनीतिक सुधार में महमूद गजनवी से कुछ योग्य थे। महमूद गजनी की सोच क्या थी, उनके इरादे क्या थे? यहाँ से ज्यादा धन को लूटना है और ये चाहते थे कि धन को लूट के यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना है। मोहम्मद गोरी ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए जो शताब्दियों तक स्थापित रहा। उनका यहाँ से मकसद था धन को लूटना और अपने वापस चलना, धन लूटना फिर वापस चलना, धन लूटना, और इनका मतलब था यहाँ पे ही साम्राज्य स्थापित करना है। इन दोनों में ये डिफरेंस भी था, अंतर भी था। यह राज्य दूसरे शासकों के अधीन संगठित हो गया और मोहम्मद गोरी के समय से लेकर यूरोपीय कंपनियों तक दिल्ली के सिंहासन पर अब मुसलमान ही शासन करते थे। उससे पहले मुसलमानों का शासन नहीं था। जब ये आए तो यूरोपीय कंपनी आई, तब तक का इन्हीं का शासन था। मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध संत आए जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में, संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती परंपरा के संप्रदाय थे। मोहम्मद गोरी के सिक्के हैं, उन पे एक तरफ कलमा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति होती थी। मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए उन पे एक तरफ उनकी भाषा में कलमा लिखा होता था और एक तरफ लक्ष्मी की आकृति होती थी। तो भारत पर तुर्कों की विजय का क्या प्रभाव होता है? तुर्कों का क्या प्रभाव होता है? तुर्कों के आगमन से भारत की पुरानी जो प्रथाएं हैं वो कमजोर हो गई। इससे पहले भारत की जो प्रथाएं चलती रही थी, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वो चल रही थी। अब यहाँ से आने पर एक नए धर्म का प्रचार प्रसार हो जाता है, तो पहले वाली प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो कमजोर हो जाती हैं यहाँ से। और राजनीतिक दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली हो जाती है। अब एक ये बात और भी थी पीछे वाली में, अभी नए संपर्कों का उदय होता है और जो ऐसे होते हैं कमजोर, तो प्रथाएं हो ही गई, और जो कुछ कमजोर वर्ग हैं वो भी नए राजा के संपर्क में आ जाते हैं, नए धर्म के संपर्क में आ जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। व्यापार में एक नई गति आई। कानून प्रणाली, सीमा शुल्क, विनियमों और मुद्रा के एक समान होने से सौदागरों की गतिविधियों का विस्तार हुआ और वे एक स्थान से दूसरे स्थान में सुविधा पूर्वक आने जाने लगे। अगर पूरे क्षेत्र में सब जगह एक करेंसी, एक जैसा सब कुछ हो जाता है तो वहां पे सुविधा हो जाती है। तुर्कों की विजय का प्रभाव सैनिक क्षेत्र पर भी पड़ा। तुर्कों की सेना का प्रभाव, यानी कि तुर्कों का विजय से सैनिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। भारतीय सेनाओं के स्वरूप और गठन तथा उनकी भर्ती रख रखाव की पद्धतियों में परिवर्तन हुआ। उससे पहले का अलग रख रखाव था, अब यहाँ का कुछ अलग हो जाता है। अब युद्ध करना किसी एक जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया था। सामंती सेनाओं के स्थान पर अब दृढ़ स्थायी सेनाओं की व्यवस्था की गई थी। पहले सामंती व्यवस्था थी, अब क्या थे? अब दृढ़ सेनापति हो गए थे ये, जिनमें केंद्र द्वारा सैनिक की भर्ती किए जाते थे। अब सामंत अपने हिसाब से नहीं सेना करते थे। तुर्कों की विजय से अब प्रशासन की भाषा फारसी हो गई।
फारसी हो जाती भाषा, फारसी हो गई। इससे प्रशासन की भाषा में एक रूपता आई। तुर्कों की वजह से भारत के लोगों में प्रचलित जाति व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा, क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो जाति व्यवस्था से पीड़ित थे वो सुल्तान के संपर्क में आ गए और नए धर्म को अपना लिया, नए धर्म को अपना लेते हैं। 2018 में आपने भी देखा होगा हरियाणा के हिसार में करीब करीब 20 घरों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने हिंदू धर्म को त्याग कर। तो ये हमारे कई बार ऐसी भी खामियां हो जाती हैं कि उच्च वर्ग नीचे वर्ग के लेकर, कि यहाँ से जो एक नीचे वर्ग को दुदकार दिया जाता, छोड़ दिया जाता, वो दूसरे के संपर्क में आ सकता है। इसलिए सभी का साथ रखना चाहिए, सभी को साथ रखो, सभी का साथ और सभी का विकास मोदी जी कहते हैं, पर मोदी जी वाला विकास मत मानना, आप अपने हिसाब से मानना। तो ये आज का अपना लेक्चर था। तो जितने भी आपके ये लेक्चर में पीडीएफ वगैरह हैं, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से, और पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना पीडीएफ का कोई चार्ज है, ना वीडियो लेक्चर का चार्ज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर करें और पीडीएफ को जरूर शेयर करें। पीडीएफ डाउनलोड करें ऐप शिक्षा युग 2.0 से, लिंक नीचे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।